हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सी एस इक़्तिदार मलिक, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं क्यों आया हूँ? आज मैं आपके सामने एडवांस अकाउंट के पेपर का एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन लेकर आया। फाइनली सब बच्चों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सबके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एडवांस अकाउंट का जो पेपर था उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन लेकर आया जाए। तो मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। जो ये वीडियो सेशन है इसमें मैं पेपर का एनालिसिस भी करूँगा और उसके सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा। मैं सॉल्यूशन भी साथ में लेकर आया हूँ। पेपर का और सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ पेपर का एनालिसिस और उसके सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पेपर देखते हैं जरा। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल कहाँ से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम AS7। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम AS7। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राजेंद्र अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹20 लाख। ये 20 लाख क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो 20 लाख है। ऑन एन एग्रीमेंट दैट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी शुड बी पेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग 20% बी रिटेन अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। कहते हैं ये पॉलिसी है कि जितना वर्क आपने कर दिया और उसका जितना सर्टिफाइड हो गया, तो सर्टिफाइड वर्क का 80% अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को अभी दे दिया जाएगा, 20% कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन पर दिया जाएगा। ठीक है। इन ईयर 1 द अमाउंट एक्सपेंडेड वर्क 8,60,000। ईयर 1 में 8,60,000 रुपए का खर्चा किया कॉन्ट्रैक्टर ने। द वर्क वॉज सर्टिफाइड फॉर 8 लाख एंड 80% ऑफ दिस वॉज पेड एज एग्रीड। जिसमें से 8,60,000 में से वर्क सर्टिफाइड 8 लाख का है, यानी 60,000 का ऐसा वर्क है जो कॉन्ट्रैक्टर कर तो चुका है लेकिन वो सर्टिफाई नहीं किया है आर्किटेक्ट ने। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कॉस्ट इनकट हो गया अगर कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो 8,60,000 को ही कंसीडर करेगा, उसे 8 लाख से कोई मतलब नहीं है। ठीक। हाँ, ये जो पेमेंट रिसीव करने का टाइम आएगा तो 8 लाख का 80% पेमेंट मिलेगा। ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 10 लाख। 8,60,000 का खर्चा हो चुका है और कहते हैं फ्यूचर में 10 लाख का और खर्चा होगा। तो पहले साल के एंड में जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थी 18.6 लाख। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड ईयर में। इन ईयर 2 द अमाउंट एक्सपेंडेड वर्क 475,000। सेकेंड ईयर में आपने 475,000 का खर्चा किया। ये इन एडिशन टू 8,60,000 है जो प्रीवियस ईयर में आपने एक्सपेंड किया था। 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज सर्टिफाइड एज डन बाई December 31st एंड 80% ऑफ दिस वाज रिसीव्ड अकॉर्डिंगली। इसमें से 80% जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो आपने खर्चे किए हैं टोटल, उसका 80% अभी सर्टिफाई हो चुका है। ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 4 लाख। लीजिए, सेकेंड ईयर के एंड में हमको पता चला अभी 4 लाख फ्यूचर में और खर्चा होने वाला है। ठीक, तो देखिए 8.6 तो पहले साल खर्च हो गया था, 4.75 जो है वो सेकेंड ईयर में एक्सपेंसिस हुआ और अभी 4 लाख और होगा, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है। इन ईयर 3 द अमाउंट एक्सपेंडेड वर्क 3,10,000 एंड ऑन 30th June द होल कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। अच्छा, थर्ड ईयर में आपने 3,10,000 का खर्चा किया। शो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट ऑफ द
ऑफ मिस्टर राजेंद्र ईजिया। तो देखिए पहले मैं AS7 की बात बता दूं। AS7 क्या कहता है? AS7 कहता है जो भी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है उसको रिकॉग्नाइज आप कैसे करोगे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से। यानी जितना परसेंट काम आपने पूरा कर दिया उतना ही परसेंट आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड। यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ता है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड। परसेंटेज ऑफ वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया, यानी जितना परसेंट काम पूरा हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में, उतना परसेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। सेकेंड ईयर में जितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में उतना परसेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। थर्ड ईयर में जितना परसेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मतलब काम कंप्लीट हो गया, अगर 100% काम कंप्लीट हो गया तो थर्ड ईयर आते आते आप टोटल रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है। अच्छा, कितना अमाउंट मिला, कितना सर्टिफाई हुआ, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा तो मैं निकालूंगा कि जो कॉस्ट मैं इनकट कर चुका हूं उसके बेसिस पर, चाहे वो सर्टिफाई हुआ हो या ना हुआ हो। देखिए मैंने एक रोड बनाया, मैं रोड बना दिया, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है। अब ये पूरा रोड मेरे को बनाना है, मैंने अभी यहां तक रोड बना दिया, इस पर मैंने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, यहां तक इतने, यहां तक 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इंजीनियर आया, उसने सिर्फ यहां तक अभी सर्टिफाई किया है और यहां तक की कॉस्ट है 7 लाख। ठीक है। तो भले ही मेरे सर्टिफिकेशन जो मिला है वो 7 लाख का मिला है, लेकिन मेरा कॉस्ट इनकट कितना हो चुका है? कॉस्ट इनकट तो मेरा 8 हो चुका है ना। अब इसका भी सर्टिफिकेशन आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तो मैं वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाई को कंसिडर नहीं करूंगा, मैं टोटल कॉस्ट इनकट जो हो चुका है उसको कंसिडर करता हूं व्हाइल कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन या व्हाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा हर साल के एंड में। देखो जी, ये क्वेश्चन है आपका। एज पर AS7 कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब आज तक जितना कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है, चाहे वो सर्टिफाइड हो या नॉट सर्टिफाइड हो। अगर कॉस्ट इनकर्ड हो गया है तो आपको लेना है कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में से जितना परसेंट काम पूरा हो गया है उसके हिसाब से आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हो। अब ईयर 1 में आते हैं। देखिए ईयर 1 में 8,60,000 का कॉस्ट इनकर्ड हो गया था। 8,60,000 प्लस 10 लाख और खर्च होगा, यानी पहले साल के एंड में मेरे को लग रहा था कि 18,60,000 का खर्चा होगा टोटल। 18,60 टोटल खर्चा होने वाला है, जिसमें से 8,60,000 आप ऑलरेडी इनकट कर चुके हो। तो इसका मतलब कितना परसेंट काम पूरा हो गया है फर्स्ट ईयर के एंड तक? 46.24% काम पूरा हो गया है। ठीक है। तो पहले साल के एंड में जो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो करना है 20 लाख जो टोटल रेवेन्यू था उसका 46.24, तो 9,24,800। दिस इज रेवेन्यू विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है। अब आते हैं ईयर 2 में। ईयर 2 में देखिए 4,75,000 का कॉस्ट और इनकर्ड आपने किया, तो देखिए 860 प्लस 475 टोटल मिलाकर हो गया 13,35,000। तो सेकेंड ईयर आते आते आप टोटल कॉस्ट इनकट कर चुके हो 13,35,000 और 4 लाख और करने वाले हो। तो देखिए 13,35,000 तो इनकट हो चुका, प्लस 4 लाख और होने वाला है, तो ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाएगी। ये है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 17,35,000। तो 17,35,000 में से 13,35,000 का कॉस्ट इनकट हो चुका है। तो सेकेंड ईयर आते आते आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो 76.94% आप काम पूरा कर चुके हो। मतलब सेकेंड ईयर तक आप 76.94% काम पूरा कर चुके हो। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 20 लाख इंटू 76.94%, तो टोटल रेवेन्यू जो 2 ईयर का है वो 15,38,800 है, जिसमें से 9,24,800 प्रीवियस ईयर में आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो। तो इस साल आपको कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है? आपको करना है 6,14,000 का। ठीक है। ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ये कुमुलेटिव है। कुमुलेटिव मतलब जो 2 सालों में काम कंप्लीट हुआ है।
तो 2 सालों का रेवेन्यू हो गया 15,38,800। इस 15,38,800 में से पिछले साल 9,24,800 का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो बेटा ये सेकंड ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर में देखिए 100% काम पूरा हो गया और टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ 16,45,000। कैसे? 13,35,000 तो पहले 2 सालों में हो गया था, थर्ड ईयर में जो काम कंप्लीट हुआ वो हुआ 3,10,000 रुपए की कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ 16,45,000 इंटू 100%, तो कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। ठीक है, 100% कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टोटल 20 लाख, जिसमें से 15,38,800 पहले 2 सालों में रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो 4,61,200 ये थर्ड ईयर का आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना कितना रेवेन्यू हर साल के एंड में आपको रिकॉग्नाइज करना। आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, आपसे रेवेन्यू पूछ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना। अगर प्रॉफिट भी पूछता तो प्रॉफिट आप कैसे निकालते? 924 माइनस 800 में से फर्स्ट ईयर का कॉस्ट माइनस कर दीजिए, 8,60,000, तो पहले साल का प्रॉफिट आ जाता। फिर सेकंड ईयर का रेवेन्यू है 614 और सेकंड ईयर का कॉस्ट है 475, तो वो इसमें से माइनस कर देते। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू आ जाता। और फिर 461,200 माइनस 3,10,000 जो थर्ड ईयर की कॉस्ट है, तो आपका रेवेन्यू आ जाता। इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1B। 1B क्वेश्चन है बेटा AS26 का, और ये अमोर्टाइजेशन है। इन्होंने एक पेटेंट खरीदा है, उसको अमोर्टाइजेशन कैसे होगा वो बताना है। स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर सोलर रूफटॉप पैनल एट ए कॉस्ट ऑफ 600 लाख। ठीक है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 5 years एंड द अमोर्टाइजेशन वाज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विच आर एस्टिमेटेड एज अंडर। ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज हैं 300 300 300 150 150। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने डिसाइड एक 600 लाख में पेटेंट खरीदा, 5 साल उसकी लाइफ है, और कहते हैं ये फ्यूचर कैश फ्लो है, और फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से इसको अमोर्टाइज करना है। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 30 30 30 15 15, ये रेशियो, यानी 5 सालों में इस 600 लाख को इस रेशियो में अमोर्टाइज कर देना है। ठीक है, लेकिन कहते हैं आफ्टर थर्ड ईयर यानी 3 साल के बाद it was estimated that the patent would have an estimated balance future life of 3 years and Swift Limited expected the estimated cash flow after 5th year to be 75 lakh. Determine the amortization cost of the patent for each of the above year as per the accounting standard 26. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 3 साल तो नॉर्मल तरीके से आप अमोर्टाइजेशन करोगे जो रेशियो आपने डिसाइड किया था इसमें, यानी 30 30 30 15 15। ठीक, पहले 3 साल का अमोर्टाइजेशन जब हो जाएगा तो फोर्थ ईयर में हमको पता चला वैसे बैलेंस लाइफ 2 साल बची हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब ये लाइफ 3 साल है, यानी 1 साल लाइफ बढ़ गई। ठीक, तो देखिए चौथे साल का कैश फ्लो कितना है 150, पांचवें साल का कितना है 150, अब एक 6th ईयर और ऐड हो गया इसमें और उसका कैश फ्लो है 75। तो थर्ड ईयर के एंड में पहले 2 सालों में, पहले 3 सालों में जो अमोर्टाइजेशन हो गया वो हो गया, जितना भी हुआ होगा। जो बैलेंस कॉस्ट बची होगी दैट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट 3 ईयर में अमोर्टाइजेशन का अमाउंट कुछ और होगा और सेकंड हाफ जो है मतलब लास्ट 3 ईयर में जो अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है वो कुछ और होगा। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखो बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट कॉस्ट इन फर्स्ट 3 ईयर एज्यूमिंग पेटेंट लाइफ 5 ईयर, यानी पहले पेटेंट की लाइफ 5 ईयर्स थी। तो 1 2 3, तो देखिए रेशियो था 30 30 30 15 15। ठीक है, तो जो 600 लाख था इंटू 30 बाई 120 600, 30 बाई 120 600, 30 बाई 120, यानी पहले 3 सालों में जो अमोर्टाइजेशन होगा वो इस तरह होगा, यानी पहले 3 सालों में जो टोटल अमोर्टाइजेशन था वो 450 लाख आप ऑलरेडी अमोर्टाइज कर चुके हो। अब 600 में से 450 तो अमोर्टाइज हो चुका, अब बचा कितना है 150। 150 जो है अब ये रिमेनिंग 3 ईयर में अमोर्टाइज होगा किस रेशियो में 15 15 और 7.5 7.5, यानी 150 150 और 75। तो देखिए स्टेटमेंट शोइंग अमोर्टाइजेशन ऑफ रिमेनिंग पेटेंट कॉस्ट ऑफ 150 लाख, 600 में से 450 तो ऑलरेडी अमोर्टाइज हो चुका है, 150 बचा हुआ है। इन
बैलेंस 3 years एज्यूमिंग टोटल पेटेंट लाइफ 6 year। अब टोटल पेटेंट लाइफ 6 year हो गया, तो देखिए 4th year 5th year और 6th year, तो जो होगा 150 इंटू 15/30.37.5, 37.5 कैसे आया, 15:15:7.5, तो ये आपका अमोर्टाइजेशन हो गया बैलेंस 3 year में। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1B। ये आपका AS 26 का क्वेश्चन था। अच्छा, अब बात करते हैं AS 1C का। ये क्वेश्चन है AS 17 से बच्चों, और बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने अपनी किताब में पता नहीं ना जाने कितने क्वेश्चन इस तरीके के करवाए होंगे, ठीक, जिसमें हमें ये पहचानना होता है कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है और कौन सा नॉन रिपोर्टेबल है। ठीक, यानी जितने सेगमेंट होते हैं सारे सेगमेंट ऐसा नहीं है कि रिपोर्टेबल है, यानी सबकी रिपोर्ट बनानी जरूरी है। जो रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं उन्हीं की सेगमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। अब उसमें 3 कंडीशन आपको बताई गई थी, 3 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। पहली कंडीशन क्या होती थी कि अगर किसी सेगमेंट की टर्नओवर, यानी टर्नओवर का मतलब एक्सटर्नल सेल हो या इंटरनल सेल हो, ठीक है, तो जो सेल है वो टोटल सेल का 10% या उससे ज्यादा है। ठीक, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो फिर सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अगर ये पूरी नहीं होती तो एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है अगर सेगमेंट की असेट, टोटल असेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 10% या उससे ज्यादा है तो फिर वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। अगर ये भी पूरा नहीं होता तो रिजल्ट के बेसिस पर देखते हैं, 10% ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट होता है टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस व्हिचएवर इज हायर। यानी देखिए कुछ सेगमेंट का प्रॉफिट हो सकता है, कुछ सेगमेंट का लॉस हो सकता है। जिन सेगमेंट का प्रॉफिट हुआ है वो सब प्रॉफिट को जोड़ दो, फिर जिन सेगमेंट के लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को जोड़ दीजिए। अब इस टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस में से देखो जो हायर है उसी में सबकी परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफाइड अमाउंट बोल सकते हैं। तो स्पेसिफाइड अमाउंट का 10% या उससे ज्यादा है तो फिर आप समझ लीजिए वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यही है, ये क्वेश्चन है। आइए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। ये इसका सॉल्यूशन है, यानी स्टेटमेंट शोइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर AS 17। सेगमेंट रेवेन्यू 100, 300, 200, 400, टोटल है 1000। अब इस 1000 में सबका परसेंटेज देखना है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, इसका 10%, इसका 30%, इसका 20%, इसका 40%। ठीक, तो मतलब सब 10% या उससे ज्यादा है, इसका मतलब सारे ही सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब बात की कंडीशन आप चेक नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, बात की कंडीशन नहीं, क्योंकि एक में भी अगर सेगमेंट रिपोर्टेबल आ गया तो फिर वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। लेकिन फिर भी जब दे रखा है तो आइए जरा कंडीशन चेक तो कर ही लेते हैं। तो देखिए सेगमेंट रिजल्ट के हिसाब से पहले देखिए ए का प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 125। लॉस देखिए बी का लॉस है, डी का लॉस है, तो टोटल लॉस हो गया 80। अब परसेंटेज किस में देखना है इन सबकी, इन दोनों में से जो हायर होगा, तो हायर कौन सा है 125। तो देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल ए कौन सा है प्रॉफिट, क्योंकि वो हायर है। तो 125 में 45%, 26%, ये 56%, ये 64% और ये 8.51%। तो इस रिजल्ट के हिसाब से अगर हम रिपोर्टेबिलिटी ऑफ सेगमेंट देखें तो इसमें पहले 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं, लेकिन ये सेगमेंट जो है वो अनरिपोर्टेबल है। ठीक है, लेकिन ये सेगमेंट इसके हिसाब से रिपोर्टेबल है, इसका मतलब ये रिपोर्ट तो इसकी बनेगी। असेट के हिसाब से भी देख लीजिए, सबका इन तीनों का 10% से ऊपर है, लेकिन इसका 10% से कम है। ठीक, तो जो सेगमेंट डी है वो एक में रिपोर्टेबल है लेकिन बाकी दो में नॉन रिपोर्टेबल है। तो बेटा अगर एक में भी रिपोर्टेबल आ गया तो फिर वो रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो इसका मतलब चारों सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो ओवरऑल स्टेटस जो है वो यही है, रिपोर्टेबल 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 रिपोर्टेबल। ठीक है बच्चों, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है AS 22 से क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। देखिए ये मैट के ऊपर क्वेश्चन है। होता क्या है, जो कंपनीज होती हैं उनको एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना पड़ता है, मतलब कम से कम एक मिनिमम टैक्स तो उनको देना पड़ता है। अगर उनकी इनकम एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है तो उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बुक प्रॉफिट बोलते हैं। तो बुक प्रॉफिट पर उनको एक सर्टेन % के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी का जो टैक्स बनता है वो हमेशा नॉर्मल टैक्स और टैक्स एज पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से जो आता है वो, उसमें उन दोनों में जो हायर होता है वो टैक्स कंपनी को देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ आदित्य लिमिटेड फॉर अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अकाउंटिंग प्रॉफिट है 15 लाख, बुक प्रॉफिट एज पर मैट 7,50,000, ठीक। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स 2.5 लाख, टैक्स रेट है 20%, मैट रेट है 7.5%। तो इस बार कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, ये जो बुक प्रॉफिट है इस पर 7.5% के हिसाब से निकालेंगे। फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट है यानी टैक्सेबल जो प्रॉफिट है उस पर नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स निकालेंगे। तो जो मैट आया और जो नॉर्मल टैक्स आया उन दोनों में जो हायर होगा वही इस बार टैक्स पे किया जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी बताइए, वो नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। यानी डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी निकालते टाइम इस बुक प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। उसमें आप क्या देखोगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो निकालेंगे, जो टाइमिंग डिफरेंस होगा और उसको नॉर्मल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी आ जाएगा। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, तो फिर आपका DTL आएगा, और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है तो फिर DTA आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी एज पर AS 22 एन अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू PNL अकाउंट। PNL अकाउंट में कितना टैक्स जाएगा, तो PNL अकाउंट में देखिए कितना जाएगा। एक तो करंट टैक्स जो आप निकालोगे, करंट टैक्स, और करंट टैक्स क्या होगा, मैट और जो नॉर्मल टैक्स होगा उन दोनों में जो हायर, और फिर इसमें प्लस माइनस DTL या DTA। अगर DTL हुआ तो बेटा इसमें करंट टैक्स में ऐड हो जाएगा, और DTA हुआ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में जरा हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैट कितना आएगा बेटा, बुक प्रॉफिट एज पर मैट यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कितना आएगा, 7,50,000 का 7.5%। तो देखो बच्चों, एज पर AS 22 करंट टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज हायर ऑफ फॉलोइंग, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 50,000 और टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट यानी मैट 56,250। तो हायर कौन सा है, 56,250, दिस इज करंट टैक्स। अच्छा, अब DTA DTL निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट बाय यूजिंग नॉर्मल टैक्स रेट को यूज करना है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो DTL बनता है, और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है तो DTA बनता है, ठीक है। तो DTL 15 लाख जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें से टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस कर दो तो टाइमिंग डिफरेंस आया 12.5 लाख। 12.5 लाख का नॉर्मल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका DTL आ जाएगा। DTL यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो करंट टैक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका जो टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बार ट्रांसफर होगा, टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स और DTL, ठीक है बेटा। ये जो है आपका 3,06,250, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था। बताइए कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई, मतलब चारों क्वेश्चन बेटा बच्चों वाले, चारों क्वेश्चन बच्चों वाले, कुछ था ही नहीं। पहला क्वेश्चन किसका था, AS 7, दूसरा क्वेश्चन किसका था, AS 26, तीसरा क्वेश्चन किससे था, AS 17, चौथा क्वेश्चन AS 20, ठीक है बच्चों। इस बार किससे क्वेश्चन नहीं आया, इस बार AS 20 से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार AS 9 से क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, इस बार AS 19 से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार AS 18 से क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, ठीक है। AS 24 से क्वेश्चन नहीं आया, 29 से बिल्कुल लास्ट में है एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें 29 से आया हुआ है। तो कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा है 15 मार्क्स का, और ये जो क्वेश्चन है ये है होल्डिंग कंपनी वाले चैप्टर से, यानी CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान, क्या बताऊं, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया नहीं था इंस्टीट्यूट से, जितना आसान इन्होंने 15 नंबर में ये क्वेश्चन दे दिया। देखो, H Limited acquired 64,000 equity share of 10 each in S Limited on 1st October 19. The balance sheet of two companies on 31st March 2020 were as under. तो अगर बेटा आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च होता है तो इसका मतलब 1/4/19 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 20 को खत्म हुआ, और आपने शेयर खरीदे हैं 1/10/19 को, यानी ये है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स,
ठीक है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट पर यहाँ पर जो शेयर कैपिटल होगा सब्सिडरी का, यहाँ पर जो जनरल रिजर्व होगा सब्सिडरी का, यहाँ जो पीएनएल होगा सब्सिडरी का, ये तीनों नेट एसेट का पार्ट होते हैं और ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करते वक्त हमारे यूज में आएंगे। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं। आइए, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 20 लाख और 8 लाख। अच्छा, इसकी कैपिटल है 8 लाख, 10 का शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 80,000। 80,000 में से कितने शेयर इसने खरीद लिए 64,000। इसका मतलब अगर परसेंटेज में निकालूं तो 80% जो है शेयर खरीद रखे हैं। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वो 80% है। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2019 का दे रखा है 9,60,420। फिर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इतना इतना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है एस लिमिटेड का, ठीक है, 1/4/19 का। बैंक ओडी दे रखा है, बीपी दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है। फिर लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट 12,27,200, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल और कैश इन हैंड। The profit and loss account of S Limited showed a balance of 1,20,000 on 1st April 2019. S Limited paid a dividend of 10% out of the same on 1st November 2019 for the year 2018-19. The dividend was correctly accounted by H Limited. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो प्रॉफिट है 1,20,000, इसमें से डिविडेंड पे किया। डिविडेंड पे कितना किया होगा होल्डिंग ने, सब्सिडरी ने, जो उसका 8 लाख का जो कैपिटल है इसका 10% डिविडेंड पे किया होगा। तो टोटल डिविडेंड पे किया होगा 80,000। ये कहाँ से पे किया है, इस प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट कौन सी डेट का है 1/4/19 का। अब देखिए, आपने शेयर खरीदे हैं 1/10 को और डिविडेंड मिल रहा है कौन सी डेट के प्रॉफिट से, 1/4/19 के प्रॉफिट से। इसका मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है। जब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड आपकी इनकम नहीं होती, वो डिविडेंड आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होती है। वो डिविडेंड आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। और रिकवरी ऑफ कॉस्ट जब आपकी होती है तो वो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हो उसको, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखते हैं कि एच लिमिटेड ने क्या करा है। कहते हैं द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने डिविडेंड की अकाउंटिंग करेक्ट की है। इसका मतलब एच लिमिटेड की बुक में आपको कुछ भी नहीं करना, जो डिविडेंड उसको मिला था उसने करेक्टली अकाउंट किया है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसने एंट्री बना रखी है, करेक्टली बना रखी है। जनरली क्या होता है, डिविडेंड आपको मिलता प्री से है लेकिन आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हो। अगर ऐसा किया होता तो हमको रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो कैसे रेक्टिफाई करना पड़ता है, होल्डिंग के प्रॉफिट से हमको हटाना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट से भी माइनस करना पड़ता है। लेकिन यहां कहते हैं कि करेक्टली रिकॉर्ड किया है एच लिमिटेड ने। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको एच लिमिटेड की बुक में इस डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। जो भी डिविडेंड एच लिमिटेड को मिला होगा वो उसने करेक्टली अकाउंटिंग की है उसकी। मतलब उसने एक तो कैश में लिया होगा और दूसरा पीएनएल में नहीं ले रखा, उसने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट किया होगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, बड़ा रेयर होते हैं ऐसे। जनरली क्वेश्चन यही बताता है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन इसमें कहा कि एच लिमिटेड ने करेक्ट अकाउंटिंग की है अपने डिविडेंड। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एच लिमिटेड विच स्टूड एट ₹6 लाख, ये 6 लाख है, on 1st April 2019 was considered worth ₹5,20,000 on the date of acquisition by H Limited. H Limited charged depreciation 10% per annum on plant and machinery. इसका रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो प्री प्रॉफिट एंड लॉस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्विजिशन की डेट पर होता है। और इसकी वजह से कोई डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन आ सकता है, वो देखना पड़ेगा। Prepare consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary H Limited on 31st March 2020 as per Schedule 3 of the Companies Act 2013। इतना आसान क्वेश्चन बेटा, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, सिर्फ एक रिवैल्यूएशन का पॉइंट है और एक प्री पोस्ट प्रॉफिट को निकालना है और कुछ भी नहीं। यानी इवन डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए। रेक्टिफिकेशन तो होगा ही नहीं डिविडेंड का, जो नॉर्मली करते थे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर रिवैल्यूएशन लॉस। प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/19 को 6 लाख का था।
1/10 तक का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 30,000। WDV कितना आया 570, रिवैल्यूड अमाउंट है 520, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया 50,000। ये 50,000 प्लांट एंड मशीनरी की रिवैल्यूएशन पर लॉस हो गया। ठीक है, ये 50,000 प्री प्रॉफिट माना गया, प्री प्रॉफिट सॉरी प्री लॉस। ठीक है, प्री लॉस। अच्छा, लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी। आइए सेविंग कर देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए, 1/10 को आपने असेट की वैल्यू की 5,10,000, तो सॉरी 5,20,000, तो डेप्रिसिएशन 5/20 पर लगना चाहिए 10% के हिसाब से, यानी सेकेंड हाफ में जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो 5,20,000 लगना, 5,20,000 का 10% 6 मंथ का। ठीक है, तो 520 पर सेकेंड हाफ में 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 26,000, जबकि ऑलरेडी आप डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो, आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो 6 लाख पर लगाया होगा। सेकेंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में भी 6 मंथ का होगा, सेकेंड हाफ में भी 6 मंथ का 6 लाख पर ही लगा होगा। तो डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है वो 6 लाख पर हो चुका है, यानी 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी, यानी 4,000 का डेप्रिसिएशन वापस लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 4,000 का डेप्रिसिएशन ये आपकी सेविंग होगी। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे या कई किताबों में ऐसा भी दे रखा है जो सेविंग इन डेप्रिसिएशन है वो हम सीधा सीधा इस तरीके से ले लेते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इनटू 10% और इनटू पोस्ट पीरियड, और पोस्ट पीरियड कितना है 6/12, यानी 1500 2500 सेविंग इन डेप्रिसिएशन, यानी लॉस इनटू रेट इनटू पोस्ट पीरियड। तो ये सेविंग इन डेप्रिसिएशन है, जबकि इस हिसाब से आ रहा है 4,000। देखिए, कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा होता है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में इस तरीके से दे रखा है, तो मैं इसी तरीके से सॉल्यूशन मैंने किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब कॉपी चेक करेगा आपकी तो इसी हिसाब से करेगा। ठीक है। अच्छा, अब प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन ऑन 31/3/2000 जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट गिवन है वो देखो, जो डिविडेंड पेड किया है वो इसमें ऐड कर लो, क्योंकि वो डिविडेंड इसमें से माइनस हो चुका होगा। ठीक बेटा, अब ये मत बोलना कि 1/4/19 के प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया है, वो बिल्कुल उसी से किया है, लेकिन इस 3,28,000 में से जो 1/4/19 का भी तो प्रॉफिट इंक्लूड ही होगा ना, तो ये 3,28,000 डिविडेंड के बाद का प्रॉफिट है, तो इसमें ये डिविडेंड प्लस ऐड पहले ऐड कर लो। टोटल प्रॉफिट हो गया 4,08,000। प्रॉफिट ऑन 1/4/19 को कितना था 1/20, तो प्रॉफिट अर्न इन 2019-20 कितना हुआ 2,88,000। यानी पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि आपने 2019-20 में कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बच्चों कि 1,20,000 जो है ये 1/4/19 का प्रॉफिट था, इसमें से 80,000 का डिविडेंड आपने पे कर दिया, तो ये कितना बचा, ये 40,000 का प्रॉफिट बचा। अब बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट दे रखा है 3,28,000, उसमें जे 40,000 का प्रॉफिट जो होगा वो 1/4/19 वाला होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में आपने कितना प्रॉफिट कमाया 2,88,000, तो वही 2,88,000 मैंने यहाँ निकाला। मैंने कैसे निकाला, 3/28 में 80,000 पहले डिविडेंड ऐड कर दो, तो टोटल हो गया 4,08,000। 4,08,000 में से 1/4/19 में का जो प्रॉफिट था 1/30 वो माइनस कर दो, तो ये बचेगा 2,88,000। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को प्री एंड पोस्ट में हमें देखना है, प्री एंड पोस्ट में। अच्छा, जनरल रिजर्व जो है ना वो 1/4/19 का ही बैलेंस दे रखा है, आप बैलेंस शीट देख सकते हो, आप ये बैलेंस शीट देख सकते हो। देखो, जनरल रिजर्व जो है वो 1/4/19 का ही दे रखा है, तो जनरल रिजर्व जो होगा पूरा का पूरा प्री प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व में कोई भी पोस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, यानी पोस्ट पीरियड का कोई भी जनरल रिजर्व नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में, इसलिए जनरल रिजर्व सारा का सारा पोस्ट है, सॉरी प्री है। तो अब देखिए, बैलेंस ऑन 1/4/19 ये तो फ्री होगा, क्योंकि 1/4/19 शेयर खरीदने से पहले का है। फिर प्रॉफिट अर्न इन 2019-20 2,88,000 कमाया, तो इसके आपके दो टुकड़े कर देने, एक प्री पीरियड एक पोस्ट पीरियड। 2,88,000 जो है वो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 1/4 से लेकर 30/9 तक 6 महीने हो गए, तो 1,44,000 इस पीरियड का हो गया और 1,44 उस पीरियड का हो गया। ठीक है, तो 1,44 अब डिविडेंड कहां से माइनस किया, 1,80,000 इसमें से डिविडेंड माइनस कर दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऊपर बैलेंस शीट में दे रखा है 1/4/19 का, वो भी माइनस कर दो, क्योंकि उसको भी हमें हटाना पड़ता है, तो वो भी माइनस कर दो। अच्छा, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया कितना 50,000, वो भी माइनस कर दो। अच्छा, सेविंग इन डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड में ऐड कर दो।
ठीक है, वो पोस्ट पीरियड में ऐड कर दो। ये बचेगा बैलेंस 1,14,000 और 1,48,000, और ये 1,14 और 1,48 का एच लिमिटेड का शेयर है 80%, माइनॉरिटी का शेयर है 20%, तो ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस होगा शेयर इन प्री प्रॉफिट। ये जो है, ये जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये दोनों जो हैं ये दोनों माइनॉरिटी में चले जाएंगे, शेयरिंग प्री प्रॉफिट, शेयरिंग पोस्ट प्रॉफिट करके माइनॉरिटी में चले जाएंगे। आइए अब पहले स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,27,200। जो डिविडेंड मिला है वो ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका होगा, क्योंकि एच लिमिटेड अकाउंटिंग कर चुकी है, तो वो डिविडेंड जो मिला था वो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। ठीक है, 80% ऑफ शेयर कैपिटल, 80% ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, जो 420 था उसका 80%, और उसके बाद 80% ऑफ प्री प्रॉफिट 91,200 जो आपने यहाँ पर लिया था, ये वाला आपने लिया था। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा आपका गुडविल। गुडविल आ गया 1,60,000। अगर नेगेटिव में आता तो कैपिटल रिजर्व आता, लेकिन पॉजिटिव आ रहा तो गुडविल है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करिए। देखिए 20% शेयर कैपिटल का, 20% जनरल रिजर्व, 20% प्री प्रॉफिट, 20% पोस्ट प्रॉफिट, ये आपका आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड कितना है, 9,60,000, वो आप लिख दीजिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए एच लिमिटेड का अपना बैलेंस था 228,800, इसमें पोस्ट प्रॉफिट जो एस का था उसका जो शेयर आया है वो इसमें प्लस कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 347,200, और टोटल कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 13,07,200। ठीक है बच्चों, 13,07,200 का। ओके, अब एक मैंने और यहाँ पर नोट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट में देखिए एक तो लैंड बिल्डिंग दोनों का, एच का और एस का। फिर प्लांट एंड मशीनरी देखिए, एच का दे रखा है 960, एस का जो बैलेंस शीट के अंदर है वो है 540। जो लॉस हुआ है वो माइनस कर दीजिए, जो डेप्रिसिएशन में सेविंग है वो प्लस कर दीजिए, ये बैलेंस आ जाएगा 14,54,000। ठीक है, ये टोटल टेंजिबल फिक्स एसेट है। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ नोट्स थे। उसके बाद देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड विद एस लिमिटेड और 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी आएगी, होल्डिंग कंपनी की। फिर रिजर्व एंड सरप्लस मैंने निकाल दिया, माइनॉरिटी निकाला है, और ये बाकी जो चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। इसमें भी देखिए टेंजिबल मैंने ले रखा है, गुडविल आ गया था 1,60,000, और बाकी चीज़ों में किसी में कोई चेंज नहीं है। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पर। ये क्वेश्चन है बेटा एनबीएफसी। एनबीएफसी, तो ये क्वेश्चन एनबीएफसी का है, और इसमें आपको ये बताना है जो लोन अकाउंट है उसमें कौन सा कितना सब स्टैंडर्ड है, कितना आपका सब स्टैंडर्ड है, कितना स्टैंडर्ड है, कितना डाउटफुल है, कितना लॉस एसेट है। तो एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। PGL Finance Limited is a non-banking finance company. The following information is provided by the company regarding its outstanding amount 600 lakh. 600 लाख इनका टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवरड्यू ऑन 300 अकाउंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स। अमाउंट है 150 लाख। अच्छा, सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 300 अकाउंट पर 150 लाख, तो ये तो स्टैंडर्ड होगा भाई, 2 महीने ही। ठीक है, तो जो पहले ये देख लो कौन से रेगुलेशन है ये, किसके हिसाब से पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट और डिपॉजिट टेकिंग अंडरटेकिंग। ठीक है, मतलब इसमें जो नॉन मतलब एनपीए जो बनता है वो 3 महीने के बाद बन जाता है। तो मैं बता देता हूँ, 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट ड्यू रहती है, 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने तक वो स्टैंडर्ड रहेगा, 3 महीने के बाद एनपीए बन जाएगा। फिर जिस दिन एनपीए बना उसके 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है, 12 महीने जैसे ही क्रॉस करेगा ये डाउटफुल बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड और ये डाउटफुल। और जब लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ठीक है, ऑडिटर आकर कह देता है भाई साहब लॉस हो गया, अब इसको राइट ऑफ कर दो, तो वो लॉस एसेट बन जाता है। मतलब
लॉस आइडेंटिफाई हो चुका है, लेकिन अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लोन दिख रहा है, तो उसको लॉस असेट बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट मुझे दिख रहा है। ठीक है, शायद उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज नहीं किया और उसके पहले ही ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक, क्योंकि ये पुराने हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने दे दिया जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से इसका सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट की एजम्पशन डिफरेंट भी हो सकती है। आइए पहले तो ये जो है 300 अकाउंट पर 2 महीने, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। 48 अकाउंट पर 3 महीने, अभी 3 महीने क्रॉस नहीं किया, 3 महीने तक है, तो ये 64, ये भी स्टैंडर्ड है। 20 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ्स, 120 लाख, मोर देन 30 मंथ, मोर देन 30 मंथ का मतलब ये तो 2.5 साल से ऊपर हो गया, ये तो डाउटफुल होना चाहिए। ठीक है, एंड इन 4 अकाउंट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, अच्छा 4 अकाउंट पर मोर देन 3 ईयर्स है। ठीक है, ये भी डाउटफुल होगा। एंड 1 अकाउंट ऑफ 40 लाख विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट आउट ऑफ 20 अकाउंट, मतलब बाय द मैनेजमेंट, तो ये तो लॉस एसेट हो गया, ये तो लॉस एसेट, ये डाउटफुल है। अभी तक मुझे ये 120 भी डाउटफुल ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन ने कहा है आउट ऑफ 20 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ, अच्छा इसकी बात हो रही है, इन वाले 120 लाख की बात हो रही है। कहते हैं इसमें से 20 अकाउंट जो हैं वो 30 महीने से, 16 अकाउंट आर ऑलरेडी आइडेंटिफाई एज सब स्टैंडर्ड, अमाउंट 28 फॉर मोर देन 14 मंथ, मोर देन 14 मंथ, यानी 6 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 28 लाख का अमाउंट है, ये 14 महीने से ज्यादा के लिए ड्यू, 14 महीने से ज्यादा के लिए। अच्छा, तो इसमें से 20 में से 6 अकाउंट है जिसका 28 लाख जो है वो अमाउंट है, वो 6 महीने 14 महीने से ज्यादा के लिए ड्यू है, तो इसका मतलब ये तो डाउटफुल है, 14 महीने से ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी 14 अकाउंट बचे और अमाउंट बचा 14, कैसे बचे, 20 में से 6 माइनस कर दो तो 14 अकाउंट बचे, और अमाउंट कितना था 120, उसमें से 28 माइनस कर दो तो 92 लाख का अमाउंट हो गया, 92 लाख का अमाउंट हो गया। कहते हैं एंड द अदर आर आइडेंटिफाइड, अदर मतलब ये 14 अकाउंट और 92 लाख का अमाउंट, सब स्टैंडर्ड असेट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ। तो बेटा ये क्वेश्चन का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्या है, ये जो 14 मंथ है ना, ये 12 मंथ होना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है, ये 12 मंथ होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए 31 मार्च 2017 तक ये 14 महीने था, लेकिन 31 मार्च 2018 एंड ऑनवर्ड ये 12 मंथ हो गया है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए। ठीक है, 31 मार्च 17 तक ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन 31 मार्च 17 के बाद यानी 31 मार्च 18 ऑनवर्ड पीरियड, ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो अब जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट में इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को जो उन्होंने चेंज किया है, उसमें 12 महीने ही लिखे हुए हैं 14 महीने की जगह, पहले ये 14 महीने लिखा हुआ था। तो ये जो लेस देन 14 मंथ है ना, तो 14 मंथ में कितना, 14 मंथ से लेस देन का मतलब कितने महीने, ये 12 महीने भी हो सकता है, ये 13 भी हो सकता है, भाई 14 से कम है ना, तो ये 12 भी हो सकता है, ये 13 भी हो सकता है, ये 8 महीने भी हो सकता है, भाई 14 से कम में तो कितने भी महीने हो सकते हैं। तो मैंने इसको अपना जो एजम्पशन लिया है वो लेस देन 12 मंथ करके लिया है, तो इसको मैंने सब स्टैंडर्ड माना है, यानी 92 लाख का लोन मैंने सब स्टैंडर्ड माना है। मैंने जो लेस देन 14 मंथ है उसको लेस देन 12 मंथ में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मैंने लेस देन 14 मंथ में, अब कितना लेस देन, तो ये 11 महीने भी हो सकता है, तो मैंने लेस देन 12 मंथ मानकर इसको सॉल्यूशन किया है। हो सकता है इंस्टीट्यूट इसको मोर देन 12 मंथ ले, लेकिन लेस देन 14 मंथ ले, यानी 13 महीने भी ले सकता है वो। अगर 13 महीने ले लिया तो फिर ये सब स्टैंडर्ड नहीं होगा, फिर ये डाउटफुल बन जाएगा। क्योंकि जिस दिन कोई असेट एनपीए बना, जिस दिन कोई असेट एनपीए बना उसके 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है, 12 महीने क्रॉस करते ही वो डाउटफुल बन जाता है। ठीक है, तो लेस देन 14 मंथ में बेटा मैंने लेस देन 14 मंथ में, लेस देन 14 मंथ से लेस देन का मतलब है ये 8 महीने भी हो सकता है, ये 6 महीने भी हो सकता है, ये 12 महीने भी हो सकता है, ये 13 महीने भी हो सकता है, तो मैंने इसको 12 महीने ले लिया है, लेस देन 12 मंथ ले लिया है, यानी सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में लिख ले रखा है। ठीक है, और इन्होंने बोला भी है कि उसको सब स्टैंडर्ड मान लो। तो ये क्वेश्चन का वैसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इनको ये 12 महीने करके देना चाहिए था, जो आप स्टडी मेट में इन्होंने ठीक कर लिया है। ये क्वेश्चन पुराने हिसाब से बना हुआ है, यानी 31 मार्च 2017 के हिसाब से बना हुआ है, 17 या उससे पहले के हिसाब से बना हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों। ठीक, तो आपके जो लोन हो गए वो देखिए कितने हो गए अभी तक। एक तो है ये 60 लाख, ये तो डाउटफुल है। ये 28 लाख डाउटफुल है, 28 लाख डाउटफुल है। 40 लाख लॉस है, 92 लाख सब स्टैंडर्ड है। बाकी जितना भी बचा वो सब स्टैंडर्ड होगा, जिसमें से कुछ तो दिया हुआ है 150 और 64, ये तो स्टैंडर्ड गिवन है। इसके अलावा भी कोई अमाउंट बचेगा वो भी स्टैंडर्ड ही। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 88 लाख डाउटफुल है, 40 लाख लॉस असेट है, 92 लाख सब स्टैंडर्ड है, और बाकी जितना भी बचा वो सारा का सारा क्या है, स्टैंडर्ड है। आइए मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस करके देता हूं। यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाया है क्लासिफिकेशन ऑफ लोन असेट। सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना है, 600 लाख, जिसमें से सब स्टैंडर्ड लेस देन 12 मंथ, 6 अकाउंट पर लेस देन 12 मंथ। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला है मैंने इसको लेस देन 12 मंथ मान लिया है, यानी लेस देन 14 मंथ में जो है मैंने वो लेस देन 12 मंथ माना है। तो ये 92 लाख हो गया, ये यहाँ से माइनस करोगे 92 लाख हो गया सब स्टैंडर्ड। फिर डाउटफुल, डाउटफुल 16 अकाउंट पर तो 14 महीने से ज्यादा है, तो ये 28 लाख 16 अकाउंट। एक मिनट बेटा, मिस्टेक तो नहीं होगी। 16 अकाउंट आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। हाँ 16 अकाउंट, सॉरी 30 में से 16 गए, हाँ 14 बचे, ये तो ठीक है। अच्छा मैंने उल्टा ले लिया था, एक मिनट। अच्छा टोटल 20 अकाउंट हैं, 20 में से 16 अकाउंट जो है वो डाउटफुल है, यानी 16, तो 4 अकाउंट जो होंगे वो 92 है, वो मैंने 14 लिख दिया गलती से। मैंने इसको एक्चुअली 16 की जगह वो 6 में दिखा मेरे को। ठीक है, तो उससे अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको, ये हैं 4 अकाउंट, 4 अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद 16 अकाउंट फॉर मोर देन, ये हो गया 28, और 4 अकाउंट फॉर मोर देन 3 ईयर 60, तो 88 लाख जो है डाउटफुल हो गया। लॉस असेट 1 अकाउंट पर है जो 40 हो गया। बाकी देखिए बैलेंसिंग फिगर जो बचा ये स्टैंडर्ड है। अब कुछ स्टैंडर्ड में दे रखा है जैसे 150 और 64, तो बाकी जो स्टैंडर्ड है वो A166 है। ये तीनों आपके स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। 5 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा आसान है। इस बार क्वेश्चन बेटा 10 नंबर के NBFC आया है, 10 नंबर का। एक नेट ओन फंड निकालने के लिए क्वेश्चन है, और एक 10 नंबर का है बेटा। इतने इतने छोटे चैप्टर से आपके 10-10 नंबर का पेपर आता है। आइए पेपर में पहुंचते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। ये क्वेश्चन है बेटे अमालगमेशन का। अमालगमेशन का बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में हमारा करवाया हुआ है कई बार। ठीक है, क्लास में कई क्वेश्चन इस तरीके के हमने करवाए हुए। हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड वर अमालगमेटेड on and from 1st April 2020, a new company Little Limited was formed to take over the business of the existing company। मतलब हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड मिलकर एक लिटिल लिमिटेड नाम से इन्होंने कंपनी बनाई। ठीक है, लिटिल लिमिटेड, यानी लिटिल लिमिटेड इज द न्यू कंपनी विच टेक ओवर द बिजनेस ऑफ हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड। द बैलेंस शीट ऑफ हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020 आर एज इन। तो देखिए दे रखा शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, फिर ये सब रिजर्व दे रखे हैं, फिर आपके नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिर इधर सारी एसेट दे रखी है। आगे क्वेश्चन करता है 13% डिवेंचर होल्डर ऑफ हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाई लिटिल लिमिटेड बाई इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं उनको इतने डिवेंचर दिए जाएंगे जिससे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहे। तो कितने डिवेंचर हैं पहले ये देख लो, दोनों मिलाकर हैं 156 डिवेंचर हैं। इस पर अभी जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 13% के हिसाब से मिल रहा है, आपको चाहिए 15% के हिसाब से। तो 156 इंटू 13% डिवाइडेड बाई 15%, ये 135.2 आएगा। ठीक है, तो इतने अमाउंट के नए डिवेंचर इशू किए जाएंगे। ठीक है, इतने अमाउंट के नए डिवेंचर इशू किए जाएंगे। उसके बाद preference shareholder of the two companies are issued equivalent number of 15% preference share of Little Limited at a price of 125 per share।
फेस वैल्यू है 100। तो हाई लिमिटेड के जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं वो हैं 3.2 लाख और इसके हैं 1.7.5 लाख। इतने इतने प्रीफरेंस शेयर यानी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, 125 के हिसाब से, फेस वैल्यू सो है लेकिन 125 के हिसाब से। ठीक है, अच्छा ये डिवेंचर जो है वो पीसी में नहीं आता, लेकिन प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जो भी हैं वो पीसी में आएंगे। लिटिल लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ हाई लिमिटेड एंड 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ लो लिमिटेड। 35 रुपए के हिसाब से इशू करना है, फेस वैल्यू 10 रुपए। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 ईयर्स। ये वही एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट वाली। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ लिटिल लिमिटेड ऑन 1st April 2020 आफ्टर द अमालगमेशन हैज बीन कैरिड ऑन इन द बेसिस ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज। बैलेंस शीट बनाना है सिंपल, तो पहले तो पीसी निकाल लेते हैं। आइए जरा पीसी देखिए बच्चों, पीसी कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पहले हाई लिमिटेड के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू देखिए, एक के बदले 4 और 10 लाख जो है उनके शेयर। 10 लाख कैसे, ये देखिए 1000 कैपिटल है, 100 का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 10 लाख। इसके नंबर ऑफ शेयर होंगे 8.5 लाख। ठीक है, तो देखो 10 लाख इंटू 4/1 तो 40 लाख शेयर दिए जाएंगे 35 रुपए के हिसाब से, फेस वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 1400 का। फिर नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर दिए जाएंगे 3.2 लाख प्रीफरेंस शेयर 125 के हिसाब से, फेस वैल्यू है 100 तो ये हो गया 400, तो टोटल पीसी हो गया 1800। यानी हाई लिमिटेड के लिए पीसी हो गया 1800। ठीक है बच्चों 1800। अच्छा लो लिमिटेड के लिए देखिए इनके नंबर ऑफ शेयर है 1.8 8.5 और एक शेयर के लिए है 3 शेयर, तो 25.5 लाख शेयर ऑफ 35 ईच, फेस वैल्यू 10 तो ये इतना हो गया। और इसको 1.75 लाख प्रीफरेंस शेयर 120 ये हो गया पीसी। तो ये लो लिमिटेड के लिए हो गया। टोटल पीसी 1800 और 1111.25, टोटल पीसी 2911.25। दिस इज टोटल पीसी। ठीक है बच्चों, टोटल पीसी हो गया। अच्छा अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो, एक तो पहले मैं नोट्स बता दूं। नोट्स देखिए पहले, देखो टेंजिबल एसेट में कोई चेंज नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं, यानी असेट साइड में कोई चेंज नहीं। ठीक है, देखो पहले तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कैसे आएगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 4.95, 4.95 कैसे 3.2 प्लस 1.75 तो 4.5 100 का शेयर है। इक्विटी शेयर कितना 65.5 यानी 40 लाख प्लस 25.5 तो ये 655 10 रुपए का शेयर है, तो 1150 शेयर कैपिटल होगी। रिजर्व एंड सरप्लस, एक तो कैपिटल रिजर्व आया है। कैपिटल रिजर्व कैसे आया है, ये देखिए नीचे निकाला हुआ है मैंने, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल, पीसी पेड माइनस नेट एसेट ऑब्टेन, इसमें नेट एसेट ऑब्टेन ज्यादा है, पीसी कम है, तो ये कैपिटल रिजर्व आया है। ठीक है, तो नेट एसेट आप टोटल कर सकते हो। अच्छा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दोनों का 120 लाख। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम ये आपका दे रखा है, जो आपने कैलकुलेट करना है भाई 4.95 एट द रेट 25 प्रीफरेंस शेयर पर और 65.5 इंटू 25 ये हो गया आपका इक्विटी पर। अच्छा अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, वही एंट्री बनाते हो ना उसको कैरी फॉरवर्ड करने की, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंट्री क्या होती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो उसकी एंट्री तो वो यहीं से माइनस कर देते हैं, ये 120 का 120 तो ये आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए डिवेंचर्स, डिवेंचर्स देखिए 156 इंटू 13 वही 1.352 और जो एक और भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी वो मैंने अलग से लिख दी है। फिक्स एसेट देखिए इतना है, तो ये सब बैलेंस शीट बहुत आसान थी, बैलेंस शीट कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, कुछ था ही नहीं, ये देखिए बैलेंस शीट बनी हुई, बस कुछ वर्किंग थी उसको करना था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिक्विडेशन का। देखिए बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है लिक्विडेशन के चैप्टर से, और ये बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी का क्वेश्चन है। ठीक है, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी का क्वेश्चन। तो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी में क्या करते हैं, जिन लोगों ने लिक्विडेशन की डेट से पिछले 12 महीने में जो शेयर ट्रांसफर किए होते हैं उनको नोटिस जा सकता है अगर ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी रिफ्यूज टू पे अमाउंट और दे आर नॉट एबल टू पे अमाउंट। ठीक है, तो देखिए इन ए वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड, द फॉलोइंग पर्सन हैड ट्रांसफर्ड देयर होल्डिंग बिफोर वाइंडिंग अप। डी ने ट्रांसफर किए 1 जनवरी को। तो पहले तो ये देखो लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी 2020 को। इसका मतलब 1 फरवरी 2019 से लेकर 1 फरवरी 2020 तक जिन लोगों ने भी शेयर ट्रांसफर किए होंगे तो समझ लीजिए वो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी में आ सकते हैं। डी ने ट्रांसफर किए 1 जनवरी को, तो इसको तो हटा दो, ये तो आएगा नहीं। ई ने 15 फरवरी को किए, ये आ जाएगा। एच ने 15 को किए, ये भी आ जाएगा। जे ने 31 मार्च को किए, ये भी आ जाएगा। के ने किए 5 अप्रैल को, ये भी आ जाएगा। There were 100 each, share were 100 each, 80 being called up and paid up on the date of transfer। तो 100 रुपए में से 80 रुपए माइनस कर दो तो 20 रुपए कंपनी कॉल मंगा सकती है। तो जो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी को अमाउंट देना होता है वो होता है 100, और मतलब कॉल मनी और अमाउंट पेबल ऑन क्रेडिटर्स या फॉर क्रेडिटर्स जो उनके हिस्से में पड़ रहे हैं, उन दोनों में से जो लोअर होता है उतना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। अच्छा, कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मेंबर जी हु होल्ड 200 शेयर डाइड ऑन 28 फरवरी 2019 व्हेन द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स वाज 16,000। हिज शेयर्स वर ट्रांसमिटेड टू हिज सन एक्स। अच्छा, तो ये बेटा ये जो मेंबर होगा ये एक्स जो है वो एंड तक रहेगा। इसने शेयर ट्रांसफर इसके पास जो आए हैं वो कैसे आए हैं, इसके पास शेयर ट्रांसफर हुए हैं, ये प्रेजेंट एम्प्लॉय मतलब जो है शेयर होल्डर हो गया। प्रेजेंट मतलब इसने जो शेयर बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी के तौर पर नहीं है, इसका फादर होगा या कोई भी होगा, उनकी डेथ होगी तो उनके शेयर इसको मिल गए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट मेंबर की तरह होगा। और कब शेयर हुए, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी के बाद 28 फरवरी को जो क्रेडिटर्स थे या उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स होंगे उसमें इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 28 फरवरी तो देखिए यहाँ पर देखिए ये ऐड कर रखा है जी को। 28 फरवरी को कितने 200 शेयर थे और उस दिन क्रेडिटर्स कितने थे 16,000। तो ऊपर वाली लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अब एंड तक रहेगा, ये एंड तक रहेगा। ठीक है जी, ये एंड तक रहेगा। ये प्रेजेंट मेंबर है तो इसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, आर वाज द ट्रांसफर ऑफ शेयर हेल्ड बाई जे। अच्छा, जे को जो शेयर मिले हैं वो आर ने ट्रांसफर किए हैं। आर paid 20 per share as calls in advance immediately on becoming a member। अच्छा, आर ने कॉल्स इन एरियर के तौर पर 20 रुपये पे कर चुका था, वो यानी कॉल मनी जो थी वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो ये मेंबर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, अब इसका काट दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, ई है, जी है, एच है, के है। और जी लास्ट तक रहेगा, यानी ई चला जाएगा, एच चला जाएगा, के चला जाएगा, लेकिन ये जो है लास्ट तक रहेगा। लास्ट तक इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप बताइए भैया कितनी मैक्सिमम लायबिलिटी होगी। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बना हुआ है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है। देखिए ये स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। देखिए ई जिसने 15/2 को ट्रांसफर किया, जी या एक्स आप बोलो इसको, होल्ड टिल एंड क्योंकि ये प्रेजेंट मेंबर है। एच 15/3 को ट्रांसफर किया, के 5/4 को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये इतना इतना मैंने क्रेडिटर्स को बांटा है, ये अमाउंट आ रहा है, ये कॉल का अमाउंट है, और ये लायबिलिटी मतलब जो क्रेडिटर्स के तौर पर इतना पड़ रहा है और कॉल मनी इतनी इतनी है। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो अमाउंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा लिक्विडेशन का। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन हुआ पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का, और ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी सेल ऑफ कंपनी वाला।
तो ये डिसोल्यूशन यानी सेल ऑफ कंपनी, सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन बुक में भी दे रखा है हमारी, ठीक है, स्टडी मैट में भी है। मोहन एंड सोहन वर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 स्टूड एज फॉलो। 31 मार्च को बैलेंस शीट ये दे रखी है। कैपिटल दे रखा है, बैंक बॉडी, ट्रेड पेबल्स, लीज होल्ड प्रीमिसेस, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, जेएलपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लॉस दे रखा है। द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30 सितंबर, मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट है, उसके बाद 30/9 तक बिजनेस कैरी ऑन किया, यानी 6 महीने तक बिजनेस कैरी ऑन किया इन्होंने। द पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड ऑन 30 सितंबर 2019 इक्वली। कहते हैं इन 6 महीनों में पार्टनर ने जो भी कमाया उसका हाफ वो विड्रॉ करके ले गए, ठीक है, हाफ विड्रॉ करके ले गए। द प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% per annum on leasehold premises and 10% per annum on plant and machinery, ठीक है, 10% on plant and machinery. In the half year, the amount of bank overdraft and trade payables stood reduced by 18,000 and 12,000 respectively. On 30th September 2019, the inventories were valued at 90,000 and trade receivable 72,000. The joint life policy had been surrendered for rupees 10,800 before 30th September 2019 and all other terms remain the same on 31 मार्च 2019। ये सब वैल्यूएशन हुआ है, मतलब 30 मार्च को, वो 30/9 को जो भी 30/9 तक जो बिजनेस आपने चलाया उसकी वजह से देखिए जो जो क्या क्या हुआ। जो आपका बैंक ओडी था वो 18,000 से कम हो गया, ट्रेड पेबल्स 12,000 से कम हो गए, इन्वेंट्री आपकी जो थी वो 90,000 हुई और ट्रेड रिसीवेबल 72,000 के हो गए, ठीक है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करके 10,800 का कैश मिल गया आपको, और बाकी सारी चीज़ें वही रही जो 31 मार्च 19 को थी, बस वही डेप्रिसिएशन लगेगा उन असेट पर जो असेट है। फिर कहता है ऑन 30 सितंबर 2019 द फर्म सोल्ड ऑफ इट्स बिजनेस टू पीकेआर लिमिटेड। द वैल्यू ऑफ गुडविल वाज फिक्स्ड एट 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 एंड द रेस्ट ऑफ द असेट लायबिलिटी वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2019, ठीक है। गुडविल 1,20,000 वैल्यू हुई ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर, बाकी असेट वही थी जो 30/9 की जो वैल्यू थी वही है। PQR Limited paid the purchase consideration in equity share of ₹10 each. You are required to prepare the following: बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 30 सितंबर 2019, उसके बाद है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन देम, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन देख लेते हैं 4A का। पहले तो 30 सितंबर की बैलेंस शीट पूछी थी जो ये मैंने बना कर दी है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट पूछा और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, ठीक है। पहले वर्किंग नोट देखिए बनाया हुआ है मैंने। वर्किंग नोट में मैंने क्या, सबसे पहले तो नेट असेट निकाला 30 सितंबर को क्या था, ठीक है, 30 सितंबर को नेट असेट, उसके बाद प्रॉफिट निकाल कर बताया कि प्रॉफिट कितना होगा। ये प्रॉफिट कमाया इन्होंने 3 महीनों में, ठीक है बच्चों, 3 महीनों में ये प्रॉफिट, मतलब 6 महीनों में ये प्रॉफिट कमाया, मतलब ये प्रॉफिट ड्राइंग के बाद में है, तो इसको ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 30,360, ये जो है वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यानी टोटल प्रॉफिट कमाया 30,360, उसमें से वो आधा निकाल कर ले गए, तो ये मैंने प्रॉफिट निकाल कर दिया। फिर दोनों पार्टनर की 30 सितंबर की कैपिटल निकाल कर मैंने यहाँ पर दी, ठीक है। फिर यहाँ पर पीसी निकाला, ये देखिए सब पीसी निकला हुआ है, ठीक। और फिर इन सबको यहाँ पर पुट किया, देखिए देखो बच्चों, पहले ये 30 सितंबर की बैलेंस शीट बनाई मैंने, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया पीसी निकालने के बाद, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद फिर ये कैपिटल अकाउंट बना करते हैं। तो करंट अकाउंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट के अंदर लॉस दे रखा है वो मैंने यहाँ पर लाकर राइट ऑफ कर दी है बात, ठीक है बच्चों। और जो भी फाइनल सेटलमेंट है वो शेयर के फॉर्म में हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। देखिए अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई जैसे कोई बात समझ में ना आती हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9718200378। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कोई बात समझ में ना आती हो तो सॉल्यूशन देखकर तो आप मेरे से इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा।
चलिए, तो ये हो गया डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बी नंबर। ये एनबीएफसी का क्वेश्चन है। कौन सा? नेट ओन फंड निकालने के लिए। नेट ओन फंड कैसे निकालते हैं? जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, कोई कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होते हैं वो, मतलब टोटल ओन फंड में क्या क्या होगा। टोटल पहले नेट ओन फंड कैसे निकलता है? टोटल ओन फंड में से इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज माइनस कर देते हैं इन एक्सिस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, तो जो बचता है वो नेट ओन फंड होता है। ओन फंड कैसे निकलता है? सबसे पहले पेड अप प्रीफरेंस, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कन्वर्टेबल कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, फिर सारे रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर, ठीक है, माइनस कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसको माइनस कर देते हैं, ये टोटल ओन फंड बचता है। फिर इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज, यानी अपनी सब्सिडरी कंपनीज में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर्स में हो चाहे डिवेंचर्स में हो, इन एक्सिस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, ठीक है, यानी टोटल ओन फंड का पहले 10% निकाल दो, फिर ग्रुप कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से वो 10% माइनस कर दो, जो बचेगा वो माइनस करना है टोटल ओन फंड से, तो आ जाएगा नेट ओन फंड। तो ये क्वेश्चन था आपका जिसमें कंपलसरी प्रीफरेंस शेयर कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स तो कहीं दे नहीं रखे, ठीक है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, फ्री रिजर्व दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जिसमें से पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो टोटल ओन फंड होगा। फिर टोटल ओन फंड में से ये जो ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ये है 500, तो टोटल ओन फंड में से पहले इसका 10% माइनस करो, फिर ये जो बचेगा ये आप माइनस कर देना, ठीक है, तो नेट ओन फंड बच जाएगा। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये हो गया टोटल ओन फंड। इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, तो 500 में से 1000 इंटू यानी इसका 10% यानी 100 माइनस कर देंगे तो 400 बचेगा, ये हो जाएगा नेट ओन फंड। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, आप समझ सकते हो 5-5 नंबर के इस तरीके के क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा 5A। ये तो बिल्कुल स्टडी मेट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सनलिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1200 एम्प्लॉयज ऑन 1/4/2016 फॉर ₹30 डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है, यानी 30 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन ईयर इट इज वेस्टेड, यानी जिस दिन ऑप्शन वेस्ट हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर, यानी एक्सरसाइज पीरियड जो है वो 1 साल है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 60, अच्छा 60 मार्केट प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपये है, तो 30 रुपये ही बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, यानी जो एम्प्लॉय कंपनसेशन जो टोटल एक्सपेंसेस होगा वो 30 रुपीज पर शेयर होगा। द ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 इफ द अर्निंग ऑफ सम लिमिटेड इज 16%, यानी कहते हैं कि ये ऑप्शन पहले साल के एंड में ही वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अर्निंग जो है 16% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए पहले साल के एंड में, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2 इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%। कहते हैं अगर 16% नहीं हो पाता पहले साल के एंड में तो ये सेकेंड ईयर के एंड में वेस्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों सालों की एवरेज अर्निंग 13% होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, वो भी नहीं होता तो कहते हैं और इट लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर इज 10%। कहते हैं अगर सेकेंड ईयर के एंड में भी एवरेज अर्निंग 13% नहीं हो पाती तो फाइनली लास्टली का मतलब है कि थर्ड ईयर के एंड में वेस्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर ये लैप्स हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के एंड में कब वेस्ट होगा? जब तीनों साल की एवरेज अर्निंग 10% हो, ठीक है। अब आगे कहता है 6000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2017, यानी पहले साल के एंड में 6000 ऑप्शन तो वेस्ट हो गए क्योंकि एम्प्लॉय छोड़कर चले गए होंगे, सेकेंड ईयर में 5000 और लैप्स हो गए, और थर्ड ईयर में 4000 लैप्स हो गए, ठीक है, यानी टोटल मिलाकर जो टोटल ऑप्शन थे वो कितने थे आप देख लो, 1200 एम्प्लॉई हैं, 100 तो 1,20,000 जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, जिसमें से लैप्स कितने हो गए 6 और 5 कितना हो गया 11 और 4 15,000 तो लैप्स ही हो गए। तो अगर वेस्ट हुआ भी होगा एंड में आकर तो 1,05,000 एम्प्लॉई 1,05,000 ऑप्शन ही हम लोगों ने शेयर इशू करना है, मतलब हमको। आइए अब देखते हैं कब वेस्ट होगा। द अर्निंग ऑफ सम लिमिटेड फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017-18
15%, 10%, 6% रिस्पेक्टिव। तो देखो पहले साल के एंड में वेस्ट हो जाता अगर 16% या उससे ज़्यादा अर्निंग होती, लेकिन यहाँ तो 15% रह गया, तो इसका मतलब पहले साल के एंड में वेस्ट नहीं होगा। तो पहले साल के एंड में हम ये सोचेंगे कि शायद सेकेंड ईयर में हो जाए। तो पहले साल के एंड में जब हम एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर करेंगे, यानी टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे और उसको 2 सालों में बांटेंगे, यानी पहले साल के एंड में हम 2 साल के बेसिस पर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं। सेकेंड ईयर में 10% इनकम हुआ, तो 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 12.5% हुआ, जबकि होना चाहिए था 13%। तो सेकेंड ईयर के एंड में भी ये वेस्ट नहीं होगा ऑप्शन। अब सेकेंड ईयर के एंड में जाकर हमने देखा भैया 1 साल और बढ़ गया, अब थर्ड ईयर के एंड में हम मानेंगे कि वेस्ट होगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो एक्सपेंसेस का अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 साल के हिसाब से होगा, और पिछले साल आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो वो आप माइनस कर देना 3 साल के बेसिस के एक्सपेंसेस में से, और सेकंड बैलेंस जो होगा वो सेकंड ईयर के एंड में होगा और बाकी थर्ड ईयर के एंड में होगा। ठीक है जी। अच्छा थर्ड ईयर में देखो जरा 6%। अच्छा 6%, तो देखो क्या 10% हो रहा है, 25 और 6 31/3, हाँ जी 10% से ऊपर हो रहा है। इसका मतलब थर्ड ईयर के एंड में ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। कहते हैं फाइनली 1000 एम्प्लॉय ने शेयर खरीदे, बाकी जो वेस्टेड ऑप्शन थे वो लैप्स हो गए। यू आर रिक्वेस्टेड टू नेसेसरी जर्नल एंट्री, और आपको टेबल बनानी है, मतलब कितना खर्चा हर साल बुक होगा। देखिए जरा, सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। तो पहले नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। सबसे पहले देखिए पहले साल के एंड में टोटल ऑप्शन 120 थे, जिसमें से पहले साल के एंड में 6000 ऑप्शन लैप्स हो गए, तो बचे कितने 1,14,000। 1,14,000 इंटू जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 30। ठीक है, यानी 60 रुपये मार्केट प्राइस था, 30 रुपये एक्सरसाइज प्राइस था, तो 30 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, तो टोटल खर्चा होगा 3420। अब पहले साल के एंड में तो ऑप्शन वेस्ट हुआ नहीं, तो हम मानेंगे नेक्स्ट ईयर जाकर होगा, यानी सेकंड ईयर में। तो पहले साल इस 3420 को हम 2 साल के हिसाब से बांटेंगे, यानी हम कहेंगे कि 2 साल का खर्चा है, क्योंकि हम मान रहे हैं इस साल तो हुआ नहीं तो अगले साल जाकर हो जाएगा, तो इस खर्चे को हम 2 साल के बेस पर बांटेंगे। तो 34,20,000 जो है वो 2 साल के बेस पर बांटोगे तो 17,10,000 1 साल का खर्चा हो गया। पिछले सालों में कोई खर्चा बुक हुआ नहीं है, तो करंट ईयर का जो खर्चा होगा वो 17,10,000 होगा। ठीक है जी, 17,10,000। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट होंगे 1,09,000। क्यों 1,14,000 पिछले साल थे, उसके बाद 5,000 और एम्प्लॉय छोड़, मतलब 5,000 ऑप्शन और लैप्स हो गए, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय और छोड़कर चले गए होंगे, तो 1,09,000 टोटल खर्चा होगा 32,70,000। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में ऑप्शन वेस्ट तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब थर्ड ईयर के एंड में होगा, तो ये 32,70 अब 3 साल का खर्चा माना जाएगा। अब ये 2 साल का नहीं 3 साल का खर्चा माना जाएगा, क्योंकि 1 साल और बढ़ गया। तो 32,70,000 है, ये 3 साल का खर्चा है, तो 2 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो 2 साल का खर्चा कितना होगा 21,80,000। यानी सेकेंड ईयर के एंड तक जो हमें एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो 21,80,000 करना चाहिए, जिसमें से 17,10,000 आप पिछले साल रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ठीक है, यानी टोटल 21,80,000 का खर्चा बुक करना है आपको पहले 2 सालों में, जिसमें से 17,10 पिछले साल कर चुके हो, तो बाकी जो 4,70,000 होगा वो सेकेंड ईयर में बुक कर लेंगे। ठीक है। अब थर्ड ईयर में जो ऑप्शन वेस्ट हुए वो हुए 1,05,000। क्यों, क्योंकि देखो 1,9 में से 4,000 और ऑप्शन लैप्स हो गए, तो 1,05,000 वेस्ट हुए फाइनली। ठीक है। अब ये 1/5 के हिसाब से जो टोटल खर्चा होगा वो 31,50,000 होगा, और ये 3 साल का खर्चा है। पहले 2 सालों में आप ये खर्चा बुक कर चुके हो, कौन सा 21,80,000। थर्ड ईयर का खर्चा होगा 9,70,000। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की टेबल होगी। उसके बाद एंट्री होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट पहले साल, फिर इसको पीएनएल में भेज देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में एंट्री जो सेम बनेंगी अमाउंट ये होगा। फिर थर्ड ईयर में देखिए एंट्री सेम बनेंगे, अमाउंट ये होगा। ठीक है। अब 1,000 एम्प्लॉय ने शेयर खरीदे, मतलब 1,05,000 ऑप्शन जो है वो वेस्ट हुए थे, जिसमें से 1,00,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, मतलब 1,000 एम्प्लॉय ने शेयर खरीदे, बाकी नहीं खरीदे, तो 5,000 ऑप्शन जो है वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए। इनसे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा 30 रुपए के हिसाब से वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे आप। अब उसको वहां से स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 30 लाख, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 30 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो ऑप्शन एक्सरसाइज की एंट्री होगी। ठीक है। अच्छा
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व, ये जो लैप्स हो गया है उसकी एंट्री। तो ये क्वेश्चन इस सब का था, आसान क्वेश्चन था बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, अब बैंकिंग का क्वेश्चन है, ये है कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 वाला। कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 और जो रिस्क वेटेड असेट निकालते हैं और फिर रिस्क वेटेड असेट रेशो भी हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बोलते हैं। तो देखिए पहले तो कैपिटल टीयर 1 में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आते हैं, सारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, ये कैपिटल टीयर 1 होता है। कैपिटल टीयर 2 क्या होता है, एक तो प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है और दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व इंटू 45% लेते हैं, यानी 50% डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो कैपिटल टीयर 2 होता है। कैपिटल टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 से हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी, यानी कैपिटल टीयर 2 कैन नेवर एक्सीड कैपिटल टीयर 1। तो कैपिटल टीयर 1 और कैपिटल टीयर 2 को जोड़ देते हैं तो ये कैपिटल फंड होता है। फिर रिस्क वेटेड एसेट निकालते हैं रिस्क के हिसाब से। रिस्क वेटेड एसेट्स और कैपिटल फंड को लेकर हम रिस्क वेटेड एसेट रेशो निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पहले तो बोला है कि टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल बताइए और रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड रिस्क वेटेड एसेट रेशो ये बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन है, आइए मैं पहले कैपिटल टीयर 1 एंड टीयर 2 देखो। कैपिटल टीयर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व और कैपिटल एसेट ड्यू टू सेल, जो सेल की वजह से वो रिलाइज इन कैश होता है कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया कैपिटल टीयर 1। कैपिटल टीयर 2 देखिए, कैपिटल रिजर्व ड्यू टू रिवैल्यूएशन, जो कैपिटल रिजर्व ड्यू टू रिवैल्यूएशन है वो 26 है, उसका 45% ले लेंगे, तो टोटल मिलाकर ये कैपिटल फंड आ जाएगा, कैपिटल टीयर 1 कैपिटल टीयर 2। फिर देखिए स्टेटमेंट शोइंग रिस्क वेटेड एसेट, तो जो कैश है आरबीआई उसका 0% रिस्क है, बैलेंस विद अदर 20% है, अदर इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क है, जो लोन एंड एडवांसेस गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है उस पर 0% रिस्क है, अदर पर 100% है, प्रेमिसेस फर्नीचर वगैरह पर 100% है, फिर ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है उस पर 100%। तो ये आ जाएगा आपका रिस्क वेटेड या रिस्क एडजस्टेड एसेट। ठीक है, फिर रिस्क वेटेड एसेट रेशो क्या होगा, कैपिटल फंड डिवाइडेड बाई रिस्क एडजस्टेड एसेट, और ये आपका 7.97% आपका आंसर आता है। ये क्वेश्चन बताओ, आसान 10 नंबर का क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो बेटा एनबीएफसी और बैंकिंग से सिर्फ इन दो चैप्टर से आपका जो पेपर आया 20 नंबर का पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6A देख लीजिए। अब 6A पर आते हैं। पहले पूछा है इनसे कि किन कंडीशन में ट्राइब्यूनल जो होगा वो एलएलपी के वाइंडिंग अप की ऑर्डर दे सकता है। तो ये सिचुएशन है कुछ, ये पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, ये आंसर। 6B में क्या है, आइए जरा ये 6B, इसमें क्या है कि बीके लिमिटेड इज बीइंग वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल, ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी हैव बीन चार्ज टू कंपनीज बैंकर टू होम द कंपनी ओज 2.5 करोड़। ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन है। द कंपनी ओज द फॉलोइंग अमाउंट ड्यू टू वर्कर, ड्यू टू गवर्नमेंट और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखिए सिक्योर्ड जो है आपकी, जो 2.5 करोड़ के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके, सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी ये पीछे के दरवाजे से आते हैं, एसेट उठाते हैं और उसको बेचकर निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पार ही होते हैं वर्कर के ड्यूज जो होते हैं। ये है आपका एज पर सेक्शन 326 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट की बात करता है। तो इनका जो अधिकार होता है वो बिल्कुल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर होता है। भले ही ये सिक्योर्ड नहीं होते लेकिन इनका अधिकार सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर होता है। ठीक है जी, तो आप अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जब बात करोगे ना, तो ये 2.5 करोड़ के साथ साथ 62,50,000 को भी सिक्योर्ड ही मानोगे इनको आप। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को पेमेंट करने के बाद, यानी इसको और इसको पेमेंट करने के बाद जो बचता है फिर ये इनको पेमेंट किया जाता है। ये तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं, ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं और ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, यानी इनका अधिकार जो है, वर्कर्स का जो अधिकार होता है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर होता है, यानी जिनका स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी एसेट के ऊपर उनके बराबर अधिकार होता है वर्कर्स का। ठीक है, लेकिन बाकी जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद उनका नंबर आता है और अनसिक्योर्ड का तो सबसे बाद में आता है। अब कहते हैं जो you are required to compute with reference to the provision of the Companies Act the amount of each kind of creditors is likely to get if amount realized by the official liquidator from the secured asset and available for distribution among the creditors is 2 लाख। अब देखिए जो सिक्योर्ड असेट से असेट वैल्यू रिलाइज हुआ वो हुआ 2 करोड़, जबकि
अकेले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही कितने हैं, 2.5 करोड़। तो अगर ये वर्कर को ड्यू ना होता तो ये पूरा का पूरा 2 करोड़ जो है इन्हीं को चला जाता सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बाकी इनको किसी को नहीं मिलता। लेकिन जब वर्कर होते हैं तो इनका चार्ज इनके साथ में ही होता है। तो हम इन दोनों को मानेंगे, हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों के अमाउंट का रेशो बना लेंगे और इस 2 करोड़ को इन दोनों के अमाउंट के रेशो में बांट, ठीक है। मतलब हम कहेंगे 2.5 और इंटू 60 और प्लस 62,50,000, ये टोटल अमाउंट ड्यू है। ये दो लोग हैं, इनको प्रिपोर्शनेटली इस 2 करोड़ को प्रिपोर्शनेटली इस अमाउंट में और इस अमाउंट में बांट दिया जाए, यानी वर्कर को मिलेगा और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो देखिए, सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 is talk about the overriding preferential payment to be made from the amount realized from the asset to be distributed to various kind of creditors. According to the proviso given in section 326, the security of every secured creditor should be deemed to be subject to pari passu charge in favor of the workmen to the extent of their option. मतलब दोनों का बराबर बराबर चार्ज है, ये दोनों एक ही पथ पर माने जाएंगे, एक ही मतलब लेवल के हैं। तो देखिए वर्कमैन को कितना मिलेगा, 62 लाख प्लस 2 करोड़ 50 लाख, ये दोनों हो गए, यानी टोटल अमाउंट ड्यू ये है, टोटल असेट ये है, और वर्कमैन का होगा 62,50,000 इसमें प्रोपोर्शन। तो 40 लाख उनको मिलेगा 2 करोड़ में से, और 1,60,00,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, और गवर्नमेंट को और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आता है सी। ये क्वेश्चन भी बेटा AS 26 से है, इसका मतलब AS 26 पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आया है इस बार। एक जो है पहले वाले में भी AS 26 था, इसमें भी AS 26। इसमें देखिए क्या है, दो फेसेस में खर्चे किए हैं, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। आपको पता है अगर आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करते हो तो दो फेसेस में खर्चे होते हैं, पहले रिसर्च की जाती है फिर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट होता है, व्हेन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट। कुछ कंडीशन दी गई है AS 26 में, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट। जिस दिन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो जाती है उस दिन डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। तो रिसर्च फेज में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर में जाते हैं और डेवलपमेंट फेज में कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है। तो पासा लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस वाज 80 लाख, यानी 2018-19 में आपने खर्चे किए 80 लाख के। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेड द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 नवंबर 2018, यानी 2018 1 नवंबर 2018 के बाद जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा, उससे पहले जो खर्चा हुआ होगा वो सारा P&L में जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट वाज 42 लाख, यानी 42 लाख जो है वो P&L में जाएगा सीधा सीधा। तो 80 में से 42 हटा दोगे, कितना बचा, 38 कैपिटलाइज होगा। यानी जो पूरे साल में आपने 80 लाख खर्चा किया उसमें से 42 लाख जो है वो रिसर्च फेज में हुआ, तो वो तो P&L में जाएगा, 38 लाख कैपिटलाइज होगा। उसके बाद 2019-20 में भी आपने खर्चा किया कितना, 90 लाख। तो 38 लाख जो है बेटा वो पहले से आपने कैपिटलाइज कर रखा था, 90 और खर्चा कर दिया, तो टोटल हो गया 128 लाख की आपकी असेट हो गई। लेकिन कहते हैं जो असेट का रिकवरेबल अमाउंट है वो 82 है। रिकवरेबल अमाउंट मतलब इसको यूज करने से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है असेट से वो सिर्फ 82 लाख का मिलने वाला है। तो 82 लाख पर ही असेट रिकॉग्नाइज होगी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा कितना बचेगा, 18 और 28 46 लाख, दैट इज P&L अकाउंट में चला जाएगा 19-20 वाले ईयर में। यानी इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ये इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। असेट की कॉस्ट तो है 128, लेकिन उसका रिकवरेबल अमाउंट मतलब उससे जो बेनिफिट उठा गया वो 82 लाख का ही मिल पाएगा, तो बाकी इम्पेयरमेंट लॉस मानकर P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या क्या आपसे पूछा है, देखो कहता है सबसे पहले 31 मार्च 19 को P&L में कितना जाएगा, तो 42 लाख जाएगा। 31 मार्च 19 को असेट का कैरिंग वैल्यू क्या था, 38 लाख था। 80 में से 42 P&L में चला गया तो 38 लाख बैलेंस शीट में जाएगा। फिर कहता है P&L में कितना जाएगा 31 मार्च 20 को, तो ये जाएगा बेटा 46 जो हमने अभी निकाल कर दिया है, और 31 मार्च को बैलेंस शीट कितनी है, बैलेंस शीट में कितना जाएगा वो 82 लाख जाएगा। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। As per AS 26, when any intangible asset is developed, then expenditure are incurred in two phases, research phase और development phase. रिसर्च फेज में जो भी खर्चे होंगे वो P&L में जाएंगे और डेवलपमेंट फेज में जो होंगे वो कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड व्हेन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट।
तो इन द गिवन क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इन 2018-19 इज 80 लाख. द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेड ऑन 1 नवंबर 2018. सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 1 नवंबर 2018 are in research phase, so charge to P&L account. Expenditure incurred after 1st November will be in development phase and will be capitalized. ठीक है जी. On the basis of above explanation, following answer are given in the given question. Expenditure charge to P&L account for the year ended 31 मार्च 2019 42 लाख. बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 38 लाख. ठीक है. फिर P&L में कितना जाएगा? 46 लाख. और बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 82 लाख. ठीक है बच्चों. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60. आइए, ये बेटा बाईबैक वाले चैप्टर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट का क्वेश्चन. डिफरेंशियल वोटिंग राइट का क्वेश्चन. डिफरेंशियल वोटिंग राइट में देखिए, ए बी सी डी होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ 40 30 20 10. ये इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं. और पी क्यू आर एस होल्ड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन दिस इन अल्फा लिमिटेड. पेड अप कैपिटल इक्विटी की है 75 लाख और प्रेफरेंस की है 25 लाख. फाइंड देयर वोटिंग राइट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. मतलब अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो इनको कितना कितना वोटिंग राइट है. तो कैपिटल के बेसिस पर और इनके मतलब जो रिलेटिव रेशियोज हैं उनके बेसिस पर हम वोटिंग राइट निकालते हैं. कैसे? देखो बेटा, पहले दोनों की कैपिटल देख लो, 75 और 25. तो टोटल कैपिटल कितनी होती है? 100 लाख. 100 लाख होती है. 100 लाख में 75 अपॉन 100 यानी 3/4 हिस्सा जो है वो किसका है? इक्विटी का. और 25/100 यानी 1/4 किसका है? प्रेफरेंस का. ठीक है. ये इनकी कैपिटल का हिसाब से हिस्सा है. मतलब 3/4 हिस्सा किसका है? इक्विटी का. 1/4 हिस्सा किसका है? प्रेफरेंस का. ठीक है. तो अब इसी के बेसिस पर आप ये रेशो बनाओगे. जैसे इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का देखिए 40 इंटू इसका रेशो कितना? 40/100 होगा. भाई देखो 40 40 30 20 10 तो 40/100. अब 40/100 में इसका कितना हिस्सा होगा? 3/4 यानी कैपिटल के बेस पर अगर निकालेंगे तो ये हिस्सा होगा. ठीक है. यानी 40/100 इंटू 3/4 तो ये कितना परसेंट हो जाएगा वो देखिए. इसी तरीके से 30/100 इंटू 3/4, 20/100 इंटू 3/4, 10/100 इंटू 3/4 ये परसेंटेज आ जाएगी. फिर आप इसी तरीके से प्रीफरेंस का निकालोगे. प्रीफरेंस का है 30/100 यानी 30 40 20 10 के रेशो में 30/100 इंटू 1/4. फिर 40/100 इंटू 1/4 ये प्रीफरेंस का 1/4 लेंगे. 20/100 इंटू 1/4, 10/100 इंटू 1/4. ठीक है. परसेंटेज सबके निकालते चलेंगे. तो यही क्वेश्चन है. देखिए ये देखिए 40/100 इंटू 3/4 ये 4 इक्विटी के हैं जहां पर 3/4 है और ये प्रेफरेंस के हैं जहां 1/4 है. तो देखिए 40/100 इंटू 3/4 30% होगा. आप निकाल कर देख लेना परसेंटेज. 30/100 इंटू 3/4 ये 22.5 होगा. 20/100 इंटू 3/4 15% होगा. 10/100 इंटू 3/4 7.5% होगा. ये इक्विटी का हो गया वोटिंग राइट सबका. ठीक है. इक्विटी शेयर होल्डर का. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट देखिए 30/100 इंटू 1/4 7.5%. 40/100 इंटू 1/4 ये 10% हिस्सा होगा. इसका 5% इसका 2.5%. इस तरीके से ये रिलेटिव वोटिंग राइट होगा इन लोगों का. ये था क्वेश्चन नंबर 60. ये बाईबैक वाले चैप्टर में आपका क्वेश्चन है. अच्छा, अब बात करते हैं 6E. 6E क्या है? ये AS29 का क्वेश्चन है पूरा. आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ के बता देते हैं. कहते हैं कि बैलेंस शीट डेट पर क्या ट्रीटमेंट होगा इनका. द कंपनी ऑपरेट एन ऑफशोर ऑयल फील्ड वेयर इट्स लाइसेंसिंग एग्रीमेंट रिक्वायर इट टू रिमूव द ऑयल रिग एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिस्टोर द सीवेज. मतलब इन्होंने एक ऑयल फील्ड रखा जहां से इनको ऑयल निकालना है. फिर उसके बाद जब आप ऑयल निकाल लोगे तो जो भी आपने जमीन वगैरह खोदा होगा या जो सी बेड मतलब होता है समुद्री तट जो होता है. ठीक है. तो उसको जो आपने सब खराब किया होगा तो उसको रिस्टोर करना है. रिस्टोर करना पड़ेगा आपको. मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद. कहते हैं 85% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट रिलेट टू द रिमूवल ऑफ द ऑयल रिग एंड रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय बिल्डिंग इट एंड 15% अराइज थ्रू द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल. कहते हैं 85% जो कॉस्ट है वो ऑयल निकालने मतलब जो है ऑयल रिग रिमूव करने का और उसको रिस्टोर करने का. ठीक है. मतलब जो सामान उमान होता है उसको
रिमूव करने का, और जो रिस्टोर करने का जो है वो 85% कॉस्ट है, और सिर्फ ऑयल निकालने का जो खर्चा है वो सिर्फ 15% है। ठीक है, तो ये तो एक ऑपरेटिंग खर्चा है, ऑयल निकालने का खर्चा जो है वो ऑपरेटिंग खर्चा है, लेकिन वो जो रेस्टोरेशन वगैरह का खर्चा है वो कैपिटलाइज होता है। ठीक है, तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा एज पर AS29। तो ये 85% जो है इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और जो 15% एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल का है वो जैसे ही होगा वैसे हम उस एक्सपेंसेस को पीएनएल में डालते हैं। तो एट द बैलेंस शीट डेट द रिग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बट नो ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। मतलब रिग जो है वो तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उसका तो जो कॉस्ट होगा और जो उसके रिमूवल का कॉस्ट होगा, जो रिमूवल का कॉस्ट होगा बाद में जाकर, ठीक है, मतलब उसको उसी लेवल पर लाना है, तो वो तो उसका तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन जो ऑयल निकालने का खर्चा होने वाला है 15%, वो अभी तक आपने कोई ऑयल निकाला नहीं है, इसलिए वो पीएनएल में नहीं जाएगा। जिस दिन आप उसको ऑयल निकालोगे तो जो खर्चा होगा वो पीएनएल में डाल देना। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज changes, the company will need to train a large proportion of its accounting and legal workforce in order to ensure continued compliance with tax law regulation. At the balance sheet date, no retraining of staff has taken place. गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दी है टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो एम्प्लॉय था उसको इन्हें फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, उस पर कुछ खर्चा होगा, तो बेटा ये रीट्रेनिंग के कोई जो खर्चे होते हैं उसका कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ये फ्यूचर एक्सपेंसेस होने वाले हैं। जब एक्सपेंसेस होंगे तो पीएनएल में डाल देना, अभी से आप कोई प्रोविजन इनका नहीं बना। ठीक है, यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए AS29 में कोई प्रोविजन नहीं बना। ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं बना। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो ये वाला आंसर लिखा हुआ है कि 85% जो था उसका तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जो कॉस्ट इनकट हो गया वो तो हो गया, और जो रिमूवल कॉस्ट है उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 15% अभी कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा तो पीएनएल में भेज देंगे। अच्छा, और जो फ्यूचर एक्सपेंडिचर है उसको अभी कोई एक्सपेंस प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब खर्चा होगा तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर का सोल्यूशन था। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके जाएं, ठीक है, शेयर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अच्छा कमेंट्स लिख कर जाएं। ठीक है बच्चों, सो जो भी इसका ये PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे आप लोग उस पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें और इसको डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।